इसने घुर्राकर पूछा, कौन है तू? तेरा बाप, मैंने इसे इश्तियाल दिलाने को कहा। तेरी तो। इसने इंतहाई गलीज गाली मुझे दी और अचानक जेब से चाकू निकाल लिया। बटन दबाते ही चाकू का तेजदार फल बाहर निकल आया। कांता का पता बता दे वरना इसी चाकू से तुझे चीर कर रख दूंगा, वो घुर्रा कर बोला। मैं तो खुद इसकी तलाश में हूँ, मैंने कहा। वो तो मुझे 20 जल देकर निकल गई है, हरामजादे दादा ने करख्त लहजे में कहा और इतनी फुर्ती से मुझ पर छलांग लगाई कि मैं हैरान रह गया। इसका तनोतोज देखते हुए मुझे इससे ऐसी फुर्ती की तवक्को नहीं थी, इसलिए खुशफहमी में मारा गया। वो मुझे लेते हुए ज़मीन पर ढेर हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पास का कोई तनावर दरख्त मुझ पर गिर पड़ा हो। बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि इसका चाकू मेरे सीने में पेवस्त होने की बजाय मेरे बाएं शाने पर लकीर डालता हुआ निकल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे बाजू में किसी ने अंगारे भर दिए हों। ज़मीन पर गिरते ही वो पूरी तरह मुझ पर छा गया। इसने चाकू वाला हाथ दोबारा बुलंद किया और मुझ पर दूसरा वार करने की कोशिश की, मगर अब मैं पूरी तरह होशियार था। मैं फुर्ती से इसकी कलाई पकड़ ली। मेरा वो हाथ गो के ज़ख्मी था, मगर गिरफ्त इसके तसव्वुर से भी ज़्यादा सख्ती थी। इसने ज़ोर लगाने की कोशिश की, मगर अपने हाथ को 1 इंच भी नीचे न ला सका। मैं अब जल्द से जल्द इस खेल को ख़त्म करना चाहता था। इसका कोई भी साथी वहाँ पहुँच सकता था। मैंने बाएं हाथ से इसके चाकू वाली कलाई को झटका दिया। चट्टाह की आवाज़ आई और इसका हाथ झूल गया, मगर वो सही मायनों में मर्द था। इसके हलक से चीख की बजाय घुर्राहट बरामद हुई। वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। मैंने इसके भारी भरकम वजूद को घुटनों पर बैलेंस किया और ज़ोर से उछाल दिया। ये देखकर मैं खुद भी हैरत ज़दा हो गया कि मनो वज़नी वो शख्स कई फीट दूर जा गिरा। बाबा ने वाकई मुझे नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। वो गिरने के बाद फिर उठ गया था, मगर अब मैं इसे मौका देने के मूड में नहीं था। वो यूं ही खड़ा हुआ, मैंने इसकी पेशानी पर इसी तरह ज़ोरदार पंच रसीद कर दिया जो इससे कबल राम दयाल को मारा था। इसकी खोपड़ी भी तरबूज की तरह चटक गई। इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। दूसरे ही लम्हे वो कटे हुए दरख्त की तरह धम से ज़मीन पर गिर गया। फिर वो चंद लम्हे बुरी तरह तड़पा और साकित हो गया। यूं मेरे नामा-ए-माल में एक और खून का इजाफा हो गया था। इसे छोड़कर मैं सब मशीन गन वाले की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसका मुर्दा जिस्म एक तरफ धकेल कर मैंने सब मशीन गन इसके नीचे से निकाल ली। इसके बगल में एक थैला भी लटका हुआ था। इस थैले में सब मशीन गन की मैगजीन थे। अफसोस मुझे इस बात का था कि इन दोनों में से कोई जिंदा मेरे हाथ नहीं लगा, वरना इनके दूसरे साथियों की तादाद मालूम हो जाती। मैंने सब मशीन गन और मैगजीन का थैला कांधे से लटकाया तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाजू से खून बह रहा है। अब वहाँ ठहरना खुद को मजीद खतरे में डालना था। मैं अगर इन लोगों की लाशें छुपा भी देता तो वहाँ बिखरा हुआ खून और दादा की चटकी हुई खोपड़ी से बहने वाला मगज़ हमारी निशानदेही कर देता। मैंने कांता को पुकारने का इरादा किया ही था कि वो खुद ही दरख्त से नीचे उतर आई। ऊपर से राइफल और इसके राउंड्स का थैला लाना नहीं भूली थी। चलो कांता, यहाँ से निकल चलो, मैंने आहिस्ता जगह। इसकी नज़र अचानक मेरे ज़ख्मी शाने पर पड़ी तो वो बेचैन हो गई। तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो गए हो कामरान। अरे ये मामूली सा ज़ख्म है, तुम इसकी परवाह मत करो। फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया, वो अपने माथे पर हाथ मार कर बोली, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, बाबा का बक्स तो वहीं मचान पर छोड़ दिया। तुम ये राइफल और थैला संभालो, मैं इसे लेकर आती हूँ। इसमें बाबा की ज़िंदगी भर का निचोड़ है। ये कहकर इसने अपना सामान मुझे पकड़ाया और दोबारा बंदर की सी फुर्ती से मचान पर चढ़ गई। वो इस मचान पर चढ़ कर इतनी माहिर हो गई थी कि इतनी फुर्ती से तो शायद मैं भी न चढ़ पाता। मैंने दरख्तों और दीवारों पर चढ़ने की बाकायदा प्रैक्टिस की थी। साड़ी बांध कर दरख्त पर इस फुर्ती से चढ़ना इसका काम नहीं था। फिर इसी फुर्ती से इसने इस बक्स को एक रस्सी से बांध कर नीचे लटका दिया और पलक झपकते में खुद भी नीचे आ गई। मैंने बक्स की रस्सी खोल कर एहतियातन सब मशीन गन के मैगजीनों वाले थैले में डाल दी कि न जाने कब और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए। कांता ने राइफल और मैगजीन का थैला मुझसे लेकर दोबारा अपने कांधे से लटका लिया। मेरी बाजू से मुसलसल खून बह रहा था। ज़ख्म इतना मामूली था नहीं जितना मैं जाहिर कर रहा था। तुम्हारा खून मुसलसल बह रहा है कामरान, कांता ने फिर तशवीश भरे लहजे में कहा। फौरी तौर पर इस पर पट्टी बांध लो, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मैंने सर्द लहजे में कहा। खून अभी बहना बंद हो जाएगा, फिर कहीं इत्मीनान से इस पर पट्टी बांध लूँगा। चलो अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए अचानक मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पैर थी। इस हालत में वो कितनी दूर जा सकती थी? ज़मीन बिना हमवार थी और जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ थी। मैंने इससे पूछा, क्या तुमने अपनी चप्पल मचान पर छोड़ दी? मुझे तुम लोगों ने चप्पल पहनने का मौका ही कब दिया था? मैं तो बाबा का बक्स उठाकर नंगे पैर मचान तक आई थी। इसने जवाब दिया। ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। कांता इस हालत में चल ही नहीं सकती थी
वो तो खैर नाजुक अंदाम सी एक दोशीज़ा थी। इन खारदार राहों पर तो मैं भी नंगे पाँव ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। कांता इस हालत में चल नहीं सकती थी। वो तो खैर नाजुक अंदाम सी एक दोशीज़ा थी। इन खारदार राहों पर तो मैं भी नंगे पाँव ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। अचानक मुझे एक तजवीज़ सूझ गई। दादा के पैरों में चमड़े के भारी पंप शूज़ थे। मैंने इसके पैरों से वो उतार लिए और कांता से कहा कि फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाओ। वो जूते इसके पैरों में इतने बड़े थे कि बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। मैंने दादा की कमीज़ फाड़ कर इसके जिस्म से अलहदा की, इसके टुकड़े जूतों में ठोंस दिए। फिर किसी हद तक वो जूते कांता के पैरों में फिट आ गए। फिट इन मायनों में कि अब वो चलती तो जूते इसके पैरों से उतरते नहीं। इससे तो बेहतर है कि मैं नंगे पाँव ही चलूँ, कांता ने चिल्ला कर कहा। मेरा एक एक कदम एक एक मन का हो रहा है। ये जूते पहन कर मुझसे नहीं चला जाएगा। नंगे पैर तो तुम चंद कदम भी नहीं चल सकोगी, मैंने इसे समझाया। बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, फिर हम किसी आबादी में पहुंच जाएंगे। इन शिकारियों के जंगल से बचे तब ना, कांता ने तंजिया लहजे में कहा। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ रवाना हो गए। चलते हुए मैंने टॉर्च भी उठा ली थी और इसे ऑफ करके थैले में डाल दिया था। भारी भरकम जूते पहनकर चलते हुए कांता की चाल इंतहाई मज़हका खेज हो गई थी। मैंने मुश्किल तमाम अपनी हंसी पर काबू पाया, वरना वो फौरन ही वो जूते उतार फेंकती। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कांता की आबादी किस तरफ है और यहाँ से कितनी दूर है? मैं सरगोशी में बोल रहा था कि वहाँ कदम कदम पर हमारे दुश्मन बैठे हुए थे। नज़दीक तरीन आबादी भी यहाँ से कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है, कांता ने भी सरगोशी में जवाब दिया। और कोई पुख्ता सड़क यहाँ से कितनी दूर होगी? मैंने फिर सरगोशी में कहा। पुख्ता सड़क तक ही पहुँचना कठिन है, इसने जवाब दिया। इसके बाद तो फिर आबादी है। इसका मतलब है कि गाड़ी के बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ, मैंने गाड़ी का ऑर्डर दिया है, बस पहुँचने ही वाली होगी, कांता के लहजे में तंज था। फिर मैं फुर्ती से कांता को साथ लेता हुआ ज़मीन पर लेट गया। मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जहाँ हम लेटे थे वो इलाका बिल्कुल गैर महफूज था। झाड़ियाँ चुरदरी और कांटेदार थीं। वहाँ कोई भी टॉर्च की रोशनी में हमें देख सकता था। मैंने सब मशीन गन उतार कर हाथ में पकड़ ली और पोजीशन लेकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वहाँ दो आदमी नमूदार हुए। वो हमसे कुछ फासले पर थे, मगर इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इनके पास भी टॉर्चें होंगी, मगर उन्होंने टॉर्च जलाई नहीं थी। ये भी एक तरह हमारे हक में बेहतर था। यार, ये दादा ने हमें किस लफड़े में फंसा दिया, इनमें से एक बोला। मेरा तो ख्याल है कि वो लोग झोंपड़ी में जलकर मर गए हैं। झोंपड़ी में जले होते तो इनके ढांचे दिखाई देते। दूसरे ने बेजारी से कहा, अब रात भर इन लोगों को इसी जंगल में ढूंढते रहो, और अगर वो नहीं मिले तो कंवर साहब हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में इसने कंवर साहब और कांता समेत इनके पूरे ख़ानदान को बहुत ही गलीज किस्म की गालियाँ दी। अचानक कांता को छींक आ गई। शायद कोई कपड़ा या तिनका इसकी नाक में घुस गया था। वो दोनों बुरी तरह चौंके होंगे, क्योंकि अंधेरे के बायस मुझे इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस इनके हियोले से नजर आ रहे थे। इनमें से एक ने जूं ही टॉर्च रोशन की, मैं डपट कर कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना कंवर साहब तुम्हें गोली मारने की हसरत ही में रह जाएंगे। इनसे पहले मैं ये काम करूँगा। फिर मैं डपट कर बोला, हाथ उठाओ और टॉर्च को ऑन रहने दो। इन दोनों ने बौखला कर हाथ उठा लिए। इनकी राइफलें शानों से झूलती रह गईं। मैंने उठते हुए कांता से कहा, इन्हें कवर करो, अगर ये हिलने की कोशिश करें तो इन्हें गोली मार देना। ये कहकर मैं सब मशीन गन लेकर इनकी तरफ बढ़ा। मैंने उठते हुए कांता से कहा, इन्हें कवर करो, अगर ये हिलने की कोशिश करें तो इन्हें गोली मार देना। ये कहकर मैं सब मशीन गन लेकर इनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों बुरी तरह सहमे हुए थे। मैंने बहुत इत्मीनान से इनकी राइफलें शानों से उतार दी और बारी बारी दोनों राइफलों के सिरे पकड़कर घुटने पर मार के तोड़ दिया। इनकी आंखों में ऐसी हैरत थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने इन दोनों की तलाशी ली, मगर इनके पास सिवाय राइफलों के और कुछ भी नहीं था। टॉर्च ऑफ करो और हमारे साथ चलो, मैंने इन्हें दरिश्त लहजे में हुक्म दिया। तुम्हारे जख्म का क्या हाल है कामरान? कांता ने पूछा। मैं इस दौरान में अपने जख्म को तो भूल ही गया था। खून बहना बंद हो गया था, वरना खून जिस रफ्तार से बह रहा था, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो आसानी से नहीं रुकेगा। इसमें भी शायद बाबा की किसी जड़ी बूटी का कमाल था। मैंने जवाब दिया, मेरा जख्म अब तकलीफ़ नहीं दे रहा है, खून बहना भी बंद हो गया है। फिर मैं इन दोनों से उड़ा कर बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इनमें से एक गुड़गुड़ा कर बोला, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें तो दादा और राम दयाल यहाँ लाए थे और तुम चले आए। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ये जानते हुए भी कि वहाँ तुम एक लड़की को कत्ल करने जा रहे हो। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं था। दादा ने हम सबसे ये कहा था कि कंवर साहब की भतीजी का सुराग मिल गया है, इसे अब तक डाकुओं ने यरगमाल बना रखा था, हम इसी को छुड़ाने जा रहे हैं। मैंने अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर गिर गया, इसके मुंह से खून जारी हो गया। मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा हुआ है, इस वक्त भी झूठ बोलते हो? मैं डपट कर बोला, मगर मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी कि वो दूर तक जाती।
मरते वक्त तो बहुत ज़्यादा गुनहगार आदमी भी सच बोलने लगता है। मालूम होता है कि तुमने ज़िंदगी में कभी कोई सच नहीं बोला। ये वही शख्स था जो अब तक कंवर साहब और कांता समेत इनके पुरखों को गालियाँ दे रहा था। थप्पड़ खा के वो ज़मीन पर गिरा था तो दोबारा उठने की ज़हमत नहीं की थी। मैंने इसकी गर्दन पर पैर रख दिया और दूसरे आदमी का गिरबान पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। तुम बताओ, तुम लोग कांता को क्यों मारना चाहते थे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मरना तो वैसे भी है। आपसे बच गया तो कंवर साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कांता की तलाश में आने वाले हर आदमी कंवर साहब के हाथों मारा जाएगा? मैं घुमा फिरा कर बात को अपने मतलब पर ले आया। कंवर साहब भला कितने आदमियों की जान लेंगे? क्या वो तुम दोनों के साथ साथ रामदयाल और दादा की भी जान ले लेंगे? मैंने सुना था कि रामदयाल मारा गया है, अब बाकी 6 ही आदमी तो रह गए हैं, दादा, गणेश, मंजूर, राजा और हम दोनों। रामदयाल तो खैर मारा गया। मैंने पूछा, तुम दोनों हमारे सामने हो, बकिया 4 आदमियों की हुलिये बताओ। मैं असल में ये मालूम करना चाहता था कि दादा के साथ साथ और कौन मेरे हाथ मारा गया है। इसने जो हुलिये बताया इससे इस बात की तस्दीक हो गई कि दादा के साथ जो आदमी मरा था वो गणेश था। गोया अब वहाँ सिर्फ हमारे 2 दुश्मन बाकी रह गए थे। बकिया दोनों से निमटना भी मेरे लिए कोई ख़ास मसला नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि न जाने कितने लोगों ने हम पे हल्ला बोला है। अब तुम लोग एक बात बताओ, मैंने संजीदगी से पूछा। रामदयाल की मौत का तो तुम्हें पता है, हमारे हाथों से दादा और गणेश भी मारे जा चुके हैं, अब बाकी बचे हो तुम 4। हमारी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? जो आदमी मेरा थप्पड़ खा के ज़मीन पे गिरा था वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम दोनों को जिंदा छोड़ूंगा कि तुम अपने दोनों साथियों को आवाज़ देकर यहाँ बुलाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो वो दोनों हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीचे गिरे हुए शख्स ने गिड़गिड़ा कर कहा। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। वो दोनों जिंदा बचेंगे तो तुम्हें कुछ कहेंगे? मैंने शफाक लहजे में कहा। तो क्या आप इन दोनों को भी मार देंगे? गिरे हुए शख्स ने सहम कर कहा, हाँ तो इसमें हैरानी की क्या बात है, वो दोनों भी तो हमें मारने ही आए थे। फिर मैंने इसकी गर्दन से अपना पाँव हटा लिया और इससे खड़े होने को कहा। असल में तो सारी कत्ल व गारतगिरी और गरीबों पे जुल्म कंवर साहब के लिए रामदयाल, गणेश और दादा ही करते थे। इसने उठते हुए कहा, इन तीनों को आपने ठिकाने लगा दिया है, अब हमें राजा और मंजू को माफ़ कर दें। मुझे मशवरा मत दो, मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। राजा और मंजू को बुलाओ। इस दौरान में कांता और मैं दरख्त के तने के पीछे छुप गए थे। राजा, मंजू, इस शख्स ने बुलंद आवाज़ से पुकारा जिसे मैंने ज़मीन पर गिराया था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द पर नज़र रखे हुए था। मैंने कांता से कहा कि वो इन दोनों पर नज़र रखे और अगर वो कोई चालाकी करने की कोशिश करें तो इन्हें बेदरेक गोली मार दे। कांता इन दोनों पर नजरें जमाए बैठी थी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कोई बुलंद आवाज़ में चीखा, क्या बात है, क्या वो दोनों मिल गए? वो दोनों तो नहीं मिले, मगर दादा जख्मी हो गया है, जल्दी आओ, इसने मेरी हिदायत पर कहा। तुम हो किस तरफ? दूसरी तरफ से पूछा गया। टॉर्च से इशारा करो। इसकी बजाय मैंने टॉर्च निकाल कर 2-3 मरतबा ऑफ और ऑन की, फिर झपट के इन दोनों को दरख्तों के पीछे घसीट लिया। वो दोनों बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, या तो वो इस मैदान में बिल्कुल नए थे या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। अब तुम लोगों का काम ख़त्म हो गया है। एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो मशीन गन का पूरा ब्रेस्ट तुम दोनों के जिस्मों पर खाली करूँगा, मैंने शफाक लहजे में कहा। फिर बमुश्किल 2 मिनट बाद ही झाड़ियों में सिरसिराहट सी पैदा हुई और चंद गज के फासले पर मुझे 2 हेयोले नजर आए। यकीनी तौर पर वो राजा और मंजू थे। कहाँ हो तुम लोग? आने वालों में से कोई बुलंद आवाज़ में बोला। दादा कहाँ है? इस तरफ चले आओ, मेरी हिदायत पर कैदियों में से एक बोला। बार बार टॉर्च जलाना भी ठीक नहीं है, इस तरह वो लोग भी चौकन्ना हो सकते हैं। अपने साथी की आवाज़ पे वो दोनों बिला झिझक वहाँ चले आए। इन दोनों के पास भी राइफलें थी और परेशानी की बात ये थी कि वो इनके हाथ में थी। अगर इन्हें ज़रा भी शुबा हो जाता तो वो भड़क कर फायर कर सकते थे। हम लोग इस तरफ हैं, मंजू कैदी फिर मेरी हिदायत पर बोला। वो दोनों राइफलें ताने हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। मैंने कांता को पहले ही अच्छी तरह समझा दिया था कि तुम हर हाल में दोनों कैदियों पर नजर रखना। मेरी हिदायत के मुताबिक वो बिल्कुल चौकस बैठी थी और अचानक फायर करने को बिल्कुल तैयार थी। मंजू और राजा जो ही हमारे नज़दीक आए, मैं अचानक अपनी जगह से उछला और इनमें से एक की राइफल पर हाथ डालने के साथ साथ दूसरे की दाईं कलाई पर जोरदार किक रसीद की। राइफल इसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। ये क्या हो रहा है मंजू? इसने मंजू से पूछा। मंजू बेचारा क्या जवाब देता, वो तो खुद मेरी आहिनी गिरफ्त में था, मगर वो आदमी खासा जीदार और ताकतवर था। इसकी राइफल मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह राइफल मुझसे छीन ले। इसके साथी ने इसे मंजू कहकर मुखातिब किया था। इसका मतलब था दूसरा राजा है। मुझे राजा की तरफ से भी फिक्र थी, वो दोबारा राइफल झाड़ियों में से उठा सकता था। मैंने एक ही झटके से इसे राइफल छीन ली। वो शायद खुद को बहुत सूरमा समझता था। इसने उछल कर मेरे चेहरे पर किक मारने की कोशिश की। वो कराटे
की शुद्ध बुद्ध से नावाकिफ था। यही हीरो बनने का चक्कर इसे ले डूबा। जवाबी तौर पर मैंने यके बाद दिगरे स्ट्रेट और राउंड किक्स इसके चेहरे पर रसीद की। वो गिरने की बजाय उछल कर अपने साथी के पास जा गिरा। वो दोबारा उठकर अपनी राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किक की ज़रब से वो इतनी दूर जा गिरेगा। मुझे अब बहुत मोहतात होकर हाथ पाँव चलाने की ज़रूरत थी, क्योंकि बाबा की पिलाई हुई जड़ी बूटियों से मेरे जिस्म में गोया बिजलियाँ सी भर दी थी। मैंने दूसरे आदमी का गिरेबान पकड़ा और इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं जानता था कि वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। मैं हमेशा बेगुनाहों के कत्ल से गुरेज करता था, मगर जो आदमी मुझ पर हमले में पहल कर दे, इसे मैं कभी माफ़ नहीं करता था। बकिया दोनों आदमी सहमे हुए थे और ऐसी नज़रों से मुझे देख रहे थे जैसे ज़िबा होने से पहले बकरी कसाई को देखती है। तुमने वचन दिया था कि हमें कत्ल नहीं करोगी। इनमें से एक थूक निकल कर बोला। मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा किया था। मैंने तजाहले आरिफाना से काम लेते हुए कहा, मगर एक शर्त पर मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो दोनों एक साथ बोले। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। गाड़ी यहाँ से कुछ फासले पर झाड़ियों में खड़ी है। इनमें से एक जल्दी से बोला। मेरा ख्याल है कि हम इनकी गाड़ी के बजाय अपनी जीप इस्तेमाल करें, कांता ने कहा। फिर वो मेरे नज़दीक आकर आहिस्ता से बोली, इन लोगों को छोड़ना भी ख़तरे से खाली नहीं है। ये यहाँ से सीधे चचा जी के पास पहुँचेंगे और हमारे मुतल्लिक बता देंगे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। इसकी बात में वज़न था। मगर इन्हें यूं ही छोड़ देता तो वो सीधे कवर के पास पहुँचते और इन्हें बता देते कि कांता इस वक्त फलां इलाके में मौजूद है। फिर इसके आदमी इस इलाके के चप्पे चप्पे में हमें तलाश करते फिरते। हमारी तरफ से आप बेपरवाह रहें। इनमें से एक बोला, हम किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने शायद कांता की सरगोशी भी सुन ली थी। अव्वल तो अब हम खुद भी कवर साहब की तरफ नहीं जाएंगे, वरना वो राम दयाल और दादा का गुस्सा हम पर उतारेंगे और इनकी बजाय हम मारे जाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क लेने का आदी नहीं था, मगर सवाल दो जिंदगियों का था। फिर मुझे इस शख्स के लहजे में सच्चाई की झलक महसूस हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इन दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। कांता का कहना मुनासिब था कि हम अपनी जीप ही इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। इनकी गाड़ी तो पहचानी जाएगी। मैंने इनसे कहा कि तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारी जीप इन लोगों ने कहाँ खड़ी कर दी है। आपकी जीप वहीं मौजूद है जहाँ आपने खड़ी की थी, इनमें से एक ने जवाब दिया। फिर उन लोगों ने जीप तक हमारी रहनुमाई की। मैंने इस दौरान में टॉर्च रोशन कर ली थी। रास्ते में गणेश और दादा की लाशें पड़ी थी। दादा की लाश देखकर खौफ से इनका चेहरा जर्द पड़ गया। इनकी चटकती हुई खोपड़ी ने इसके चेहरे को इतना मकरूर और भयानक बना दिया था कि इसकी शक्ल मुझसे भी नहीं देखी जा रही थी। मैंने जल्दी से टॉर्च का रुख बदल दिया। कांता दरख्तों के झुंड में छुपी हुई जीप निकाल लाई। मैंने इन दोनों से कहा, तुम्हारी गाड़ी में जितना पेट्रोल हो वो सब निकाल लो। जीप में पेट्रोल का खाली कैन और पतला पाइप मौजूद था। इन दोनों ने बिला चोंच चढ़ा मेरी हिदायत पर अमल किया और गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लाए। इसके बाद मैंने गाड़ी की तलाशी ली। इसमें काम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर मैंने रिवॉल्वर निकाला तो इन दोनों के चेहरे धुआं धुआं हो गए और वो वहशत ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगे। मैंने एक लम्हे को इनका जायज़ा लिया। वो एक लम्हा इन पर क़यामत बनकर गुजर गया था। फिर मैं रिवॉल्वर का रुख बदल कर बारी बारी इसके चारों टायर फ्लैट कर दिए। रात के सन्नाटे में लगातार 4 फायरों की गूंज से इस वीराने में हलचल सी मच गई। दरख्त पर बैठे हुए परिंदे फिड़फिड़ा कर उड़ गए। मुख्तलिफ परिंदों और झूठे मूठे जानवरों की मिली जुली खौफ ज़दा आवाज़ों से जंगल गूंज उठा। मैंने बाबा की दवाओं का बक्स जीप में रख दिया। जीप का इंजन चेक किया, टायरों का जायजा लिया, फिर चलने को तैयार हो गया। चलने से पहले मैंने इनसे कहा, मैं तुम दोनों को छोड़ तो रहा हूँ, मगर अपना वादा याद रखना और कब्र की हवेली का रुख भी मत करना। मैं यहाँ से सीधा इसी तरफ जाऊँगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे वहाँ नजर आया या मुझे मालूम हुआ कि तुमने कब्र को हमारे बारे में बताया है, तो याद रखना मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी बीवी बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे भी मेरा वचन ही समझो और तुम लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो करता भी हूँ। फिर मैं कांता से मुखातिब हुआ, चलो जीप में बैठो। कांता को बिठाने के बाद मैं खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उन्होंने यूं हाथ हिलाकर मुझे अलविदा किया जैसे मेरे अजीज़ हों। किसी आबादी का पता मैंने इनसे जानबूझकर नहीं पूछा था। मुमकिन है कब्र के खौफ या लालच से इनके दिल में खोट आ जाता और वो हमारे मुतल्लिक बता देते। फिर मुझे ख्याल आया कि वो भला कब्र को इतनी जल्दी कैसे इतला कर सकते थे। इस वीराने में इनके पास फ़ोन की सहूलत तो मौजूद थी नहीं। मुझे तो अभी तक ये भी इल्म नहीं था कि कब्र की जागीर कहाँ है और यहाँ से कितनी दूर है। तुम्हारे चचा जी कहाँ रहते हैं? मैंने कांता से पूछा। ये पूछने का ख्याल तुम्हें बहुत देर में आया? वो चहक कर बोली। खतरा टलते ही वो हशाश बशाश और पहले की तरह तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। दिखाई देने का लफ्ज़ तो मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जीप के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा था। वहाँ इसकी रसीली आवाज़ की चहकार और लहजे के इत्मीनान से वो मुझे तसव्वुर की आंखों से तरोताज़ा और ख़ूबसूरत नज़र आ रही थी।
हमारी जागीर तो राजपुर के नज़दीक है, मगर चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। आजकल इन पर सियासत का पूल सवार है और वो आइंदा होने वाले चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेने की फिक्र में है। इसका मतलब है कि फौरी तौर पर हमें दिल्ली की तरफ जाने में ख़तरा है। ख़तरा तो कहीं भी हो सकता है, कांता ने हंस कर कहा। आलाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा में हमारी मिलें हैं। इन मिलों में काम करने वाला हर शख्स मुझे जानता है। इनमें से कोई भी चचा जी को इतला दे सकता है। वो शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन है और तुम अभी इसे चचा जी कह रही हो। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। नाम क्या है इस हरामजादे का? अरे सामने देखो वरना गाड़ी किसी दरख्त से टकरा दोगे, कांता चहक कर बोली। इसका नाम कुणाल कपूर है और वो केके के नाम से मशहूर है। इसके कारिंदे और मुलाजिम इसे कंवर साहब या केके साहब कहते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें मालूम है कि ये रास्ता कहाँ जाता है? भाई ये रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। कांता मुसलसल चहक रही थी। बाज़ रास्ते बंद गलियों पे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने भी इसी लहजे में जवाब दिया। गली की वो दीवार तुमसे ज़्यादा मजबूत तो नहीं होगी। क्यों, मेरा बाप बलडोज़र था या मैं स्क्रैपर हूँ? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम क्या हो ये तो कोई मेरे दिल से पूछे। कांता का लहजा एकदम बदल गया। तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हें इसका 1% भी अंदाज़ा नहीं है। ये कह के वो मज़ीद मेरी तरफ सिरकी। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ कांता, मैंने सख्त लहजे में कहा। हालांकि इसके जिस्म से उठती हुई महसूर कुन महक मेरे हवास पर छाने लगी थी। तुम करते रहो ड्राइविंग, वो जज्बात से लबरेज आवाज़ में बोली और अपना सर मेरे शाने से टिका दिया। मेरे होश उड़ गए। लम्हे भर को मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांपा और गाड़ी पगडंडी के किनारे लगे हुए एक दरख्त से टकराते टकराते बची। सीधी बैठो कांता, मैंने दिल पर जबर करके इसे झिड़क दिया, वरना दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि कांता का खूबसूरत सर यूं ही मेरे कांधे से टिका रहे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो तिल मिलाकर बोली। अरे यार मैं क्या समझूंगा, मैंने हंस कर कहा। तुम शायद भूल गई हो कि मेरा वो शाना बुरी तरह जख्मी है जिस पर तुम अभी लदी हुई थी। आए मैं मर गई, कांता ने घबरा कर कहा। सॉरी कामरान, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जख्मी हो। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जाओ, माफ़ किया, मैंने बेनियाजी से जवाब दिया। ज़रा टॉर्च मुझे दो, मैं तुम्हारे ज़ख्म पर पट्टी ही बांध दूँ। पट्टी की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में खून बहना बंद हो गया है और पट्टी ऐसे बंधेगी भी नहीं। मुझे अपनी शर्ट उतारना पड़ेगी। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। किसी महफूज मकाम पर रुक कर मैं पट्टी बंधवा लूँगा, मैंने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। वो खुजालत अमेज़ लहजे में बोली। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई कामरान? हुई थी, मैंने कहा। जब ही तो मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह झिड़क दिया था। मेरी बात का बुरा मत मानना। जिस दिन तुम्हारी बात का बुरा माना इस दिन मैं मर जाऊंगी, कांता रोमांटिक लहजे में बोली। फिर वह चौंक कर कहने लगी, मगर इस वक्त हम जा कहाँ रहे हैं? आलाबाद, मैंने जवाब दिया। वहाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आलाबाद, वो चौंकी। वहाँ तो बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। मुझसे ज़्यादा नहीं पहचानते होंगे, मैंने जवाब दिया। आलाबाद की पुलिस कुत्तों की तरह मुझे तलाश कर रही है। इसके बावजूद तुम वहाँ जा रहे हो? कांता के लहजे में तशवीश थी। मैं यहाँ एक काम से आया हूँ कांता, और वो काम मुझे हर हाल में करना है। पुलिस तो रही एक तरफ, यहाँ के तो कुछ बदमाश भी मेरे दुश्मन हो रहे हैं। इन्हीं बदमाशों ने तो मुझे और मेरे साथी को अस्पताल से अगवा किया था। इनसे जान छुड़ाई तो मंगल मिल गया। फिर मैं चौंक कर बोला, तुम तो जानती होगी अभी मेले में कितनी देर है, ये वक्त गुजर चुका है। मेरा ख्याल है कि अभी मेले में कुछ दिन बाकी हैं। इसने कुछ सोचते हुए कहा। तुम हमारे पास कब आए थे? आज 18वां दिन है। मैंने एक एक दिन का हिसाब रखा है। आज तारीख क्या है? कांता ने पूछा। मैंने दिल ही दिल में जल्दी जल्दी हिसाब लगाया और बोला, आज मेरे ख्याल में दिसंबर की 12-13 तारीख है। फिर तो पहली में बहुत दिन है। कांता ने कहा, बाबा ने बताया था कि मेला दिसंबर की 31 तारीख को शुरू होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।